दशम सामाजिक विज्ञान, रूसी क्रांति और महामंदी। भैया बहनों, आइए हम आज अध्याय 8 इतिहास के उस पन्नों को एक बार पुनः पलटने का प्रयास करें, जहाँ पर हम कल चर्चा कर रहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच रूस में कैसी क्रांति हुई और फिर 1929 में महामंदी आया, जिससे देश में विश्व में कैसी कैसी परिस्थितियां बनती गई। तो आज हम पृष्ठ 100 निकालिएगा, सामाजिक विज्ञान इतिहास का पृष्ठ 100। तो आइए उस इतिहास के पन्नों को और देखते हैं कि आखिर रूसी क्रांति क्या है, रूसी क्रांति कैसे वहाँ क्रांति हुई। तो भैया बहनों, हम देखते हैं सन 1914 तक रूस एक विशाल साम्राज्य बन चुका था, जो यूरोप और एशिया महाद्वीपों के बीच फैला हुआ था। इसमें अनगिनत भाषा, धर्म, जातिता के मानने वाले लोग अनेकानेक भागों में निवास करते थे भैया बहन। और जहाँ पर रूसी जो शासक हैं वो राज्य करते थे, मतलब उनकी हुकूमत चलती थी। इस साम्राज्य में सत्ता अभिजात्य भूस्वामियों के हाथों में, जिनका नेतृत्व वहाँ का निरंकुश शासक जार निकोलस, ध्यान रखिएगा, जार निकोलस द्वितीय यानी वहाँ का रूस का सम्राट, वो उस समय शासन करता था। वह रोमनो वंश का था। साम्राज्य के अधिकांश अधिकारी भूस्वामी थे। 1861 तक रूस में कृषकों को अर्धदास सर्फ के रूप में रखा जाता था। अब ये अर्धदास क्या है भैया बहनों, महत्वपूर्ण विषय ध्यान चाहूँगा मैं। यहाँ पर किसान जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, भू माने जमीन, स्वामी मतलब बड़े बड़े जमीन के जो स्वामी हैं, उनके पास काम करने के लिए कौन हुआ करता था? मजदूर। और ये जो मजदूर हैं कैसे बंधे रहते थे? मतलब वह भूस्वामियों के साथ इस प्रकार से बंधे रहते थे कि उन्हें उस कार्य को करना ही है, उन किसानों को, उन भूस्वामियों के कार्य को करना है। मगर जब वही किसान, वही भूस्वामी, क्षमा चाहूँगा, भूस्वामी जब उस जमीन को बेच देता था, तो भैया बहनों वहाँ कार्य करने वाला किसान वह भी उसके साथ हस्तांतरित हो जाता था। मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। जमीन को बेचा मालिक ने, वो दूसरे को बेच दिया। ए ने जमीन को बी को बेचा, तो उसने किसे बेचा है? जमीन को। मगर ऐसा नहीं, उनके साथ जो काम करने वाले मजदूर हैं वह भी उसके साथ बी के पास चला गया, हस्तांतरित हो गया। और इस प्रकार से मजदूरों के साथ वहां शोषण होता था। चित्र आप देखने का प्रयास करिएगा। रूसी किसान परिवार 1900 के आसपास का एक चित्र बनाया है भैया बहनों। अब यहाँ स्थिति कैसी, बड़ी भयानक स्थिति थी वहां पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जमीन भूस्वामियों के पास ही थी और किसानों को यह जमीन ऊंचे किराए पर मिलती थी। सरकार ने धीरे से निर्णय बदला, जार निकोलस ने कहा नहीं ठीक है, बोले किसान इसके साथ अब बंधे नहीं रहेंगे। परंतु उन्होंने क्या किया? भूस्वामियों से जमीन ले करके जो निम्न स्तर की जमीन है वो किसानों को दे दिया गया, या फिर क्या किया गया, जो घटिया किस्म की जमीन है वो किसानों को दिया गया, मगर उसके लिए भी उसे बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ी। यहाँ तक शासन की ओर से यह रकम भूस्वामियों को चुकाई गई और किसानों को इसे किस्तों में पटाना था। पैसा किसने चुकाया? सरकार ने। मगर उसने क्या कहा, यह पैसे किसान क्या करेंगे? सरकार को किस्तों में चुकाएंगे। और भैया बहनों ऐसे करते करते 1917 तक कई पीढ़ियां बीतने लगी, किसान उस ऋण से मुक्त नहीं हो पाता था। कुल मिलाकर हम देखते हैं 1861 के सुधारों में भूस्वामी ही लाभान्वित हुए और किसान कानूनी रूप से आजाद तो हो गए भैया बहनों, मगर आर्थिक रूप से वह बुरे हालातों में फंस गए। लेकिन रूस में किसी प्रकार के लोकतंत्र या अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी भैया बहनों। जैसे आज हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं लोकतांत्रिक देश में कि नहीं, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, हम इसका विरोध करेंगे, हम हड़ताल करेंगे। मगर बच्चों, रूस में ऐसी लोगों की अभिव्यक्ति, लोकतंत्र नहीं थी, वहाँ किसी को आज़ादी नहीं थी। और इसके साथ किसानों के पास अपनी बात कहने या मनवाने के लिए कोई साधन भी नहीं थे। अभिजात के जो बड़े बड़े भूस्वामी हैं वो जार निकोलस से मिलकर के निरंकुश शासन चलाते थे, जो एक बहुत सीमित वर्ग को ही लाभ पहुंचाता था। इस तरह आम किसानों की हालात सुधरने की जगह लगातार बिगड़ते गए भैया बहनों।
हम आज़ाद 1914 विश्व युद्ध के पहले की बात कर रहे हैं ना, रूस में कैसी स्थिति थी। आजीविका की खोज में अब कई किसान शहरों में बन रहे कारखानों में मजदूरी करने गए और कई किसान जार की सेना में भर्ती हो गए, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था भैया बहनों। इसलिए वो या तो कोई शहरों की ओर पलायन करने लगे या जबरदस्ती ना चाह करके वो सेना में भर्ती हो गए। इस तरह रूस में किसान, मजदूर व सैनिकों के बीच एक गहरा संबंध बना। फिर हम देखते हैं उद्योग और मजदूर। 1880 के बाद रूसी शासक आधुनिक उद्योगों के महत्व को समझने लगे और उसने कहा कि हम आधुनिक हथियारों का निर्माण करेंगे, रेल मार्ग का निर्माण करेंगे, मगर इनके लिए सामान कहाँ बनेगा? बड़े बड़े कारखानों में बनेंगे। और इस तरीके से जारशाही राज्य ने रूस में उद्योग को लगाने की पहल की। ब्रिटिश और फ्रांस, ये जो लोग हैं क्या करें, जहां मध्यम वर्ग के धनी व्यापारी आदि छोटे उद्योग लगाते थे, रूस में राज्य ने विदेशी निवेशकों को कल कारखाने लगाने के लिए आमंत्रित किया। मतलब रूस ने विदेशी लोगों को आमंत्रित किया कि आप आइए, हमारे रूस में आप अपनी कल कारखाने लगा सकते हैं, अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं, हम आपको कल कारखाने लगाने की अनुमति देते हैं, इजाज़त देते हैं। और भैया बहनों, इस तरीके से विदेशी निवेशकों की सहायता से वहाँ पर उद्योग धंधे लगाए गए। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? रूस की। वहीं बड़ी संख्या में औद्योगिक मजदूर रहने लगे। अब गांव के लोग जो किसान हैं वो अब काम धाम छोड़ करके क्या कर रहे हैं? शहरों की ओर पलायन करने लगे। उनके हालात तो ऐसे ही दयनीय थे, कम वेतन में भी वो काम करने लगे। रूस में जो कारखाने बने ये बहुत बड़े थे, जिनमें हजारों मजदूर एक साथ काम करते थे। भैया बहनों, इस कारण मजदूरों में आपस में एक संगठन बनाने और अपनी मांगों को लेकर साथ लड़ने की क्षमता बनी। मतलब जब बहुत सारे मजदूर एक साथ काम करने लगे तो उन्होंने एक संगठन बना लिया और अपनी मांगों को लेकर अब वो सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने लगे, अपनी मांग को मनवाने के लिए हड़तालें करने लगे। अर्थात संगठन में जो शक्ति है वो बात रूस में देखने को मिली। और ज़्यादातर मजदूर गांव के किसान परिवारों से थे और इस कारण गांव की समस्याओं से गहरे रूप में वो जुड़े हुए थे। अतः इन लोगों ने कल कारखानों में मजदूरों का एक संगठन बनाया और फिर उसके बाद सरकार के सामने लड़ने की, अपनी बात को कहने की वो साहस जुटा पाए। और भैया बहनों, इस तरीके से किसानों, मजदूरों और सैनिकों के बीच एक गहरा संबंध बना और यहाँ से रूस में परिवर्तन आना शुरू हुआ, जिसे हम रूसी क्रांति कहते हैं। क्रांति का मतलब होता है भैया बहनों परिवर्तन। क्रांति मतलब परिवर्तन। वहाँ की अर्थव्यवस्था में वहाँ का किसान, वहाँ का मजदूर, वहाँ का सैनिक परेशान था। किसके कारण? अपने निरंकुश राजा जार निकोलस के कारण। और धीरे धीरे इन लोग का संगठन बना और इन लोगों ने संगठित होकर के अपने ही सरकार के विरुद्ध आंदोलन करना शुरू किया और तब जाकर के रूस में परिवर्तन आना शुरू हुआ, जिसे हम रूसी क्रांति कहते हैं। ये बहनों, आज के कालखंड में इतना ही। धन्यवाद। आगे और कालखंड में हम चर्चा करेंगे।